हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और ये सेकंड वीडियो जो आज मैं लेके आया हूँ आपके प्रिपरेशन के लिए। इससे पहले एक वीडियो और मैं लेके आया था और उसमें 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं, उसको ज़रूर देख लेना। दैट इज़ फर्स्ट वीडियो। इसमें हम समझते हैं कि जो मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं आपके एग्ज़ाम से। एक एक करके उनको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। B is father of Q. B has 2 children, है ना। इन सबको हम क्या करने वाले हैं, फैमिली ट्री में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फैमिली ट्री में जब कन्वर्ट हो जाएगा एंड देन इसका जब टोटल फैमिली ट्री बन जाएगा तब हम पूछे गए क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। देखिएगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B इज फादर ऑफ Q. B इज फादर ऑफ Q. B हैज ओनली 2 चिल्ड्रन, मतलब एक चाइल्ड उसका और होगा। Q इज ब्रदर ऑफ R, मीन्स Q इज अ मेल पर्सन, Q इज ब्रदर ऑफ R. अच्छा, B के 2 चाइल्ड हैं तो ये वाला हम अलग नहीं ले सकते। यहाँ से हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, R को हम यहीं पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि B के 2 चाइल्ड हैं और Q इज ब्रदर ऑफ R, तो इस तरह से हमें लेना पड़ेगा। और R इज डॉटर ऑफ P. R डॉटर है P की, R B की भी डॉटर है, तो P को क्या होना पड़ेगा, फीमेल, मतलब R के लिए P मदर हो जाएंगी इस तरह से। A इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P. ग्रैंड डॉटर ऑफ P है, मतलब या तो R या Q, इन दोनों में से किसी एक के चाइल्ड होना चाहिए। कौन, A. S इज फादर ऑफ A. समझना, यहां पर A के लिए बात हो रही है, S फादर है। अब यहां से क्लियर हो जाएगा कि Q का चाइल्ड नहीं होगा क्योंकि Q मेल पर्सन है, और S इज फादर ऑफ A, तो कहीं ना कहीं R का चाइल्ड हो जाएगा A, और यहाँ पर S हमें लेना पड़ेगा, S इज फादर ऑफ A। ठीक है ना, तो S इज फादर ऑफ A ये भी हो गया है, और P जो है ना A से रिलेट कर गई है एज अ A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P। तो A का जेंडर क्लियर है कि P की ग्रैंड डॉटर हो रही है, मतलब P के डॉटर की डॉटर हो रही है इस तरह से। ठीक है, हाउ इज S रिलेटेड टू Q. S रिलेटेड टू Q. Q के सिस्टर का हस्बैंड है, मीन्स ब्रदर इन लॉ इसको कहा जाएगा। दिस इज द आंसर। ठीक है, क्विक वे में और समझते हैं। ये भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज करके खुद से सॉल्व करना है एंड देन इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस गिवन है, उसके बाद एक्सप्रेशन से हमें ये बताना है कि S और R का रिलेशन क्या है। सो दिस इज द क्वेश्चन। हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहले Q और R का रिलेशन देखते हैं। प्लस का मतलब यहाँ रेफर किया है फादर, तो Q इज फादर ऑफ R. R इंटू P. इंटू का मतलब है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बीच में दूसरे एलिमेंट के रेफरेंस में बात कह दी गई है डिवाइड में, तो जब डिवाइड आएगा तब इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिलहाल हमारे पास है इंटू, तो इंटू में जिस ऑर्डर में Q आ रहे हैं उसी ऑर्डर में बात हो रही है। तो Q मतलब फर्स्ट एलिमेंट हस्बैंड है सेकंड का, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है यहाँ पे, R. R इज हस्बैंड ऑफ P. R इज हस्बैंड ऑफ P. ठीक है, फिर P माइनस S को देखना है, माइनस को रेफर किया तो माइनस मतलब फर्स्ट एलिमेंट के रेफरेंस में बात है कि फर्स्ट एलिमेंट सिस्टर ऑफ सेकंड, तो फर्स्ट एलिमेंट सिस्टर है सेकंड की, तो P इज सिस्टर ऑफ S. अब इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लास्ट में डिवाइड गिवन है, और डिवाइड का कोड क्या है, देखो फर्स्ट एलिमेंट Q डिवाइड R मीन्स R, तो सेकंड एलिमेंट के लिए ये रिलेशन डिफाइंड है। तो सेकंड एलिमेंट इज ब्रदर ऑफ फर्स्ट, तो इन दोनों में फर्स्ट ये है सेकंड ये, तो सेकंड एलिमेंट इज ब्रदर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो T इज ब्रदर ऑफ S. T इज ब्रदर ऑफ S. S का जेंडर क्लियर नहीं है, और पूछा गया है हाउ इज S रिलेटेड टू R, है ना। S R के लिए कौन हो सकता है, R के लिए सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, ब्रदर इन लॉ भी हो सकता है ना। कैन नॉट बी डिटरमाइन इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज जेंडर क्लियर नहीं है। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर स्टेटमेंट हमें गिवन है ऑल लैपियर डिवाइसेस। सबसे पहले कोई भी सिलोजिज्म सॉल्व करो उससे पहले आप एक चीज़ जरूर चेक करो, इंस्ट्रक्शन में पूरी में जो कहानी लिखी हुई है उसमें कंक्लूजन कौन से टिक करने हैं, जो फॉलो कर रहे हैं या जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। ठीक है ना, तो फॉलो करने वाले अपन को चाहिए, तो इनसे हम क्या बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। सम कैट्स आर डॉग, कैट्स डॉग,
सम कैट्स आर डॉग, सम कैट्स आर डिवाइसेस, लिख लेते हैं, है ना, ये हो गया डॉग। सम कैट्स आर डिवाइसेस, ठीक है, ये सम कैट डिवाइस हो गया। एंड सम डॉग्स आर लैपी, सम डॉग का लैपी के साथ में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपन ने गलत कर दिया, कंक्लूजन को स्टेटमेंट मान के बना दिया, दिस इज नॉट द करेक्ट, आई एम सो सॉरी। यहाँ पर हमें स्टेटमेंट को बनाना है ना, स्टेटमेंट को बनाना है, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया अपन ने। स्टेटमेंट का फिगर बना के तब कंक्लूजन चेक करने होते हैं, ना कि कंक्लूजन का फिगर बनाना होता है, ठीक है ना। सो ऑल लैपी आर डिवाइसेस, ये हमें गिवन है, ऑल लैपी आर, है ना, डिवाइसेस। सम डिवाइसेस आर डॉग्स, सम डिवाइसेस आर डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, पूरा डॉग कैट के साथ कॉमन कर दिया। तो हमें क्या क्या जानकारी है, ये लैपी डिवाइसेस हैं, इस तरह से ये बना के रखा हुआ है, ठीक है ना। सम कैट्स आर डॉग, ये बात सही है क्या, सम कैट्स आर डॉग, कैट पूरा ये सर्कल है, इतना जो एरिया दिख रहा है ये वाला, ये भी कहीं ना कहीं कैट का ही एरिया है, इस एरिया का नाम है सम पार्ट ऑफ कैट, जो डॉग के साथ कॉमन है। तो सम पार्ट ऑफ कैट डॉग है, यस दिस इज डेफिनेटली ट्रू। सम कैट्स आर डिवाइसेस, कैट ने डिवाइस को, ये डिवाइस वाला सर्कल था, कैट ने डिवाइस को इस एरिया पे कॉमन डेफिनेटली किया हुआ है, ये एरिया डेफिनेटली कॉमन होगा, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सम डॉग्स आर लैपी, सम डॉग्स आर लैपी, डॉग एंड लैपी दीज आर इंडिपेंडेंट, कैन बी कॉमन बट नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ऐसा होना एक जस्ट अ पॉसिबिलिटी, नॉट नेसेसरली ट्रू, इसलिए इनवैलिड। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली, दोनों फॉलो करेंगे 1 and 2। नेक्स्ट, कार्तिकेय सेट हिज वॉच 6:10 AM पर, ठीक है, संडे के दिन। इन्होंने एक काम क्या करा है कि संडे के दिन 6:10 AM पर अपनी घड़ी को करेक्टली सेट कर दिया है, विच गेन्स 12 मिनट इन अ डे, ठीक है, 12 मिनट फास्ट हो रही है, गेन करने का मतलब कितनी देर में, इन अ डे, मतलब ये हमें पता है कि 24 आवर्स में 12 मिनट फास्ट हो रही है, ये इन्होंने दे रखा है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि संडे के दिन हमने 6:10 AM पर करेक्ट सेट किया था, तो वेंसडे को इफ दिस इज शोइंग 2:50 PM, वेंसडे के दिन, तो देखो मंडे 6:10 AM तक देखेंगे, फिर ट्यूसडे, सर 6:10 ये क्यों लिख रहे हो आप, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का 24 आवर पूरा हो जाएगा, ये हमें पता है, यहाँ से यहाँ तक फर्दर 24 आवर पूरा हो जाएगा, ये भी हमें पता है, ठीक है। तो करना क्या चाहिए कि स्टार्टिंग टाइम से एंड टाइम तक का टोटल आवर्स निकाल लेना चाहिए, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि 24 आवर्स में 12 मिनट फास्ट हो रही है, तो 1 आवर में कितना फास्ट होगी ये हमें पता चल जाएगा, और ओवरऑल यहाँ से आवर्स पता चल जाएंगे, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके हमें ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग से लेके जिस टाइम पे इन्होंने करेक्ट पूछा है वहाँ तक का टोटल टाइम कितना हुआ, और उतने में कितनी देर फास्ट हो रही है, उसके हिसाब से हम पता कर लेंगे करेक्ट टाइम का, ठीक है। करते कैसे हैं, देखो ये तो स्टार्टिंग टाइम हो गया जिस पे इन्होंने करेक्ट सेट करी थी, और हमसे पूछ क्या रहे हैं कि वेंसडे के दिन जाना है 2:50 पे, तो ये ट्यूसडे का 6:10 तक हमारा ये टाइम एग्जैक्टली कैलकुलेट हो रहा है, इवन वेंसडे के 6:10 तक भी हमारा यहाँ से यहाँ तक फर्दर 24 आवर्स हो जाएगा। अब हमें जाना कहाँ तक है, वेंसडे के सेम डे पे 6:10 AM से लेके जाना है 2:50 PM तक, 2:50 ये टाइम वेंसडे के दिन, ये वाले टाइम पे हमें बताना है कि करेक्ट टाइम यहाँ क्या होगा, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे करेक्ट सेट करी गई है और 24 आवर में 12 मिनट फास्ट हो रही है, तो यहाँ जो घड़ी में दिख रहा होगा वो आगे का टाइम दिख रहा होगा, एक्चुअल टाइम नहीं, एक्चुअल टाइम थोड़ा सा कम होगा, इससे पीछे का टाइम होगा एक्चुअल टाइम, ठीक है। जैसे ऐसे मैं कहूँ कि 6:10 AM पे करी गई है, और मंडे के 6:10 AM हो रहे हैं, और इनने बोला है कि इन 24 आवर्स में वो 12 मिनट फास्ट हो गई है, तो 6:10 AM दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल 12 मिनट फास्ट वाला टाइम दिख रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, 6:10 AM से हमें 12 मिनट कम कर देने हैं, तो करेक्ट टाइम पता चल जाएगा।
सिमिलरली अगर ओवरऑल टाइम हमें पता करना है तो वो घंटे देख लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का घंटे का टाइम कितना हो रहा है, मतलब ये वाले पॉइंट से लेके यहाँ तक का टोटल घंटे कितने बन रहा है, ये चीज़ हमें चेक करनी है। तो उसमें तो देखो 24 24 24 24 या 72, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम है वो और देख लो कितना बन रहा है। वेंसडे के 6:10 से वेंसडे के ही 2:50 तक, तो 6:10 से लेके 2:10 कितना हो जाएगा, 8 आवर्स और 40 मिनट्स, 8 आवर्स 40 मिनट्स आएगा, 8 आवर्स एंड 40 मिनट्स रहेगा। तो कुल मिला के अगर टोटल टाइम देखा जाएगा, टोटल टाइम कितना है, किस से लेके, यहाँ से लेके वहाँ तक का टोटल टाइम जो आया इज इक्वल टू 72 और 8 80, 80 आवर्स प्लस 40 मिनट्स। ठीक है ना। अगर मिनट को भी मैं थोड़ा सा देखो, हमारे पास 40 मिनट्स हैं, समझना जरा, 40 मिनट्स हैं, 40 मिनट में अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये मिनट की जगह अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से डिवाइड कर दिया तो ये 2/3 हम बोल सकते हैं ना, 2/3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 आवर्स। तो 80 आवर्स ये रखा ही हुआ था, ये हम टोटल टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, अभी ध्यान रखना। ठीक है, ये इस तरह से हमारा हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका एलसीएम लेके आती है 24, 242 है ना, 242/3 आवर्स हो जाएगा। तो टोटल टाइम हमारे पास, जिसको हम टीटी बोल रहे हैं, टोटल टाइम निकल के आया इतना। अब इसको कैलकुलेशन में आपको जितना टाइम जाएगा वही टाइम जाएगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं जाएगा। ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, हमें एक यूनिट पता चल गई कि भाई 24 आवर्स में 12 मिनट फास्ट है, तो 1 आवर में 12/24 मिनट फास्ट हो जाएगी, मतलब 1/2 मिनट फास्ट हो जाएगी। 1 आवर में 1/2 मिनट फास्ट हो रही है, इसी को बेस मान लो कि अगर 1 आवर में इतने मिनट फास्ट हो रही है तो टोटल इतने आवर्स में कितना होगा। जैसे मैं कहूँ 1 आवर में इतना हो रही है तो 2 आवर में क्या होगी, 1 मिनट, 3 आवर में क्या होगी, इस तरह से 3/2 ऐसे चलता रहेगा। तो इतने आवर्स में कितनी होगी, इसके बेस पर हम निकालेंगे कि हमारा जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ था 242/3 है ना, इतने घंटे में कितना होगी, 242/3 इंटू 1/2 मिनट क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। बस इसको सॉल्व करो, 2 से 2 कट जाएगा, 1 2 1 टाइम्स, और जब इसको कट करेंगे तो ये अप्रॉक्स वैल्यू अगर हम देखें तो अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 40 मिनट फास्ट। लगभग वैल्यू दे रहा है कि 40 मिनट लगभग फास्ट हो रही है। हमारी घड़ी में कितना बज रहा था, हमारी घड़ी में बज रहा है 2। अब मैं कहूँ यार 2:50 हो रहा है और घड़ी 10 मिनट फास्ट चल रही है, तो करेक्ट क्या होगा, 10 मिनट कम कर दो, 2:40 हो जाएगा। मैं कहूँ यार ये 2:50 हो रहा है, घड़ी 5 मिनट फास्ट चल रही है, 2:50 घड़ी में दिख रहा है और ये 5 मिनट फास्ट का टाइम दिख रहा है, तो करेक्ट क्या होगा, फास्ट का दिख रहा है ना, तो कम कर दो तो करेक्ट हो जाएगा। हमने कहा कि यार 40 मिनट फास्ट चल रही है, तो इसमें से -40 मिनट कर दोगे तो बचेगा क्या, 2:10 के आसपास का जो टाइम होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2:10 PM। उम्मीद करता हूँ इसको बेस मान के आप चीज़ें समझ गए होंगे। अब ये क्या है, कंपैरिजन से रिलेटेड है। 5 पर्सन्स हैं यहाँ पे, अलग अलग उनकी स्पीड है टाइप करने की। आई टाइप फास्टर देन एल बट स्लोअर देन जे। ठीक है, तो आई का ये बनेगा। एम टाइप स्लोअर देन एल, ठीक है, बट नॉट द स्लोएस्ट, तो एम से भी कोई स्लो टाइप कर रहा होगा। तो ये पांचों का अरेंजमेंट क्लियर हो गया है ना। बचा कौन है हमारे पास, के बच रहा हुआ है, तो के को हम यहाँ ऑटोमेटिकली रख देंगे। अब जो एडिशनल डेटा है वो क्या है, सेकंड फास्टेस्ट टाइप एट द स्पीड ऑफ 75 वर्ड्स पर मिनट। सेकंड फास्टेस्ट ये हो जाएगा, तो इसका 75 वर्ड्स पर मिनट है टाइप स्पीड। सेकंड स्लोएस्ट वन टाइप्स एट स्पीड ऑफ 50 वर्ड पर मिनट। सेकंड स्लोएस्ट ये है, तो ये 50 वर्ड्स पर मिनट कर रहा है। अब उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, भाई जे की जो स्पीड होगी वो 75 से ज़्यादा होगी, के की 50 से कम होगी, एल की 75 और इनके बीच की कोई रेंज में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे आएगी। समझ रहे हैं ना, इस तरह से। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी, नॉट डेफिनेटली, कैन पॉसिबली बी टाइपिंग स्पीड ऑफ एल। एल की पॉसिबल स्पीड हमें बताना है,
तो वो क्या रेंज रहेगी, जो भी वैल्यू रहेगी इनके बीच की वो आंसर ले लीजिएगा आप। तो 77 तो हो नहीं सकता क्योंकि इससे ज़्यादा हो गया, 60 ये हो सकता है, 30 हो नहीं सकता, वो कम हो जाएगा, 45 भी नहीं हो सकता, 60 वर्ड हो सकता है कि इस रेंज में 60 कैन बी द वर्ड, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं पूछा, कैन भी पूछा है तो हाँ कुछ भी हो सकती है इनके बीच में, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक सीरीज का क्वेश्चन भी देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए देखो सबसे पहली बात तो हमेशा ध्यान रखिएगा हर एक टर्म में 3 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, तो फर्स्ट का रिलेशन फर्स्ट से ही आपको चेक करना रहेगा, उसी के बेस पर आप एलिमेंट्स को पता करेंगे, राइट। तो अब हर चीज में आप देखो ए से +3 डी, डी से +3 जी, जी से +3 जे, जे से +3 एम, तो एम से +3 16, 13 होता है एम, एम +3 13 +3 16 होगा, 16 होता है पी, एंड जो कि सिर्फ एक जगह गिवन है, बाकी जगह है ही नहीं, तो एक झटके में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर मान लो एक ऑप्शन एलिमिनेट होता, 2 होते, तो हम किसी को देखते, फिर नंबर सीरीज को देखते, या ऐसे करके हम थर्ड वाले लेटर को देखते, इस तरह से निकाल लेते। ठीक है, नेक्स्ट अब ये एनालॉगी है, एनालॉगी बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स, कोडिंग डिकोडिंग है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का रिलेशन ढूंढना है, वैसा ही यहाँ पे इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं, देखो के एल 11 से नेक्स्ट 12, एन ओ क्यू आर टी यू +1 हो रहा है सभी में एडजेसेंट, तो हमें क्या करना है, ए से पहला लेटर मिलेगा बी, डी का ई, जी का एच, और इसका नेक्स्ट लेटर जे का के, सब में यहां पर भी क्या करना है, जो यहां पर जिस ऑर्डर में चीजें एग्जैक्टली वैसे ही करना है, तो बी ई एच के यहां पर आंसर हो जाएगा। तो इस वे में, अब वो आपके नए क्वेश्चन में कुछ और भी गैप हो सकते हैं, बट यू शुड रिलेट like this. Next, another question on coding and decoding. GLUED is coded as this, then how will start be coded as? ध्यान रखिएगा जब भी आपका किसी वर्ड से नंबर का कोड मिले तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले तो उनकी प्लेस वैल्यू या अपोजिट की प्लेस वैल्यू से रिलेट करना है नंबर्स को। सो जस्ट रिमेंबर कि 7 होता है जी का, 7 का हम क्या करें, यहाँ पे तो कितने 5, और यहाँ पे डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, तो 9 में ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हाँ रिलेट कर तो रहा है एग्जैक्टली, जी का 7 है तो ये 14 रिलेट कर रहा है, मतलब जी की जो प्लेस वैल्यू है इससे डबल करके रख दिया है। एल का 12 होता है तो ये 24 कर दिया, उसकी डबल कर दी। यू का 21 होता है, उसका डबल कर दिया 42। ई का 5 होता है, उसका डबल कर दिया कितना 10, और डी का 4 होता है, उसका डबल कर दिया 8। सिंपल सी बात है, सेम ऑर्डर में है, तो हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है, हर किसी पे नहीं करना। दो एस 19 होता है, 19 का डबल 38 होता है, तो इसमें 38 नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक में मिल गया, वही आंसर हो गया, पूरा चेक करने की भी नीड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर ऑफ माय फादर। हिज वाइफ, उस पर्सन की जो वाइफ है, ये कौन है, ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, मतलब बात कौन कह रहा है, अ वुमन सेड, इस वुमन ने कहा मेरे फादर की ओनली डॉटर, तो इनके फादर की ओनली डॉटर कौन होगी, ये खुद होगी। ये खुद कौन है, ये लेडी है, तो ये दोनों आपस में एक ही है, मतलब ये अपने आप को ही बोल रही है, इसकी जगह माय करो, इसके फादर को बना दो, तो ये रिलेट हो जाएगा। पूरा फिगर हमने इस वाले पार्ट को यहाँ पे अटैच कर दिया है, सीधी सी बात है। ठीक है ना, आप चेक कर सकते हैं। हिज वाइफ, पॉइंट किसको, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वुमन सेड हिज वाइफ, मतलब उस मैन की जो वाइफ है, मतलब ये हिज वाइफ इज ओनली डॉटर ऑफ माय फादर, इस पर्सन की जो वाइफ है वो मेरे फादर की ओनली डॉटर है, मतलब मैं खुद ही हूँ, उस पर्सन की वाइफ मैं खुद ही हूँ, ऐसा इसने वुमन ने कहा है। हाउ इज दैट मैन रिलेटेड टू वुमन, ये मैन जो है ना इस वुमन का कौन हुआ, हस्बैंड हो गया, ऑप्शन डी। सिंपल तरीके से रिलेट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं वैसे अगर रिलेट करोगे तो आसानी से क्वेश्चन बनेगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन अजम्पशंस, तो आपको ये क्रिटिकल रीजनिंग भी पढ़ के जाना है, 2-3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस तक यहाँ से भी मिल सकते हैं आपको। बेस्ड ऑन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है अजम्पशंस कर लेना, कोर्स ऑफ एक्शन कर लेना,
एंड आर्गुमेंट्स कर लेना कि कौन सा आर्गुमेंट वीक आर्गुमेंट है, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है, थोड़ा सा इन पर रिवाइज करके जाना, चीज़ें मिल जाएंगी। इजी होते हैं ये कंपैरेटिवली, बस सेंस समझना है और आपको आंसर करना है। स्टेटमेंट गिवन है, द ऑर्गेनाइजर्स इंस्ट्रक्टेड टीचर्स टू एंश्योर द चिल्ड्रन स्टेड विद इन द वेन्यू। मतलब कहीं एक फंक्शन या वॉट एवर द इवेंट इज देयर, तो ऑर्गेनाइजर्स ने टीचर्स को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है क्या, टू एंश्योर द चिल्ड्रन स्टेड विद इन द वेन्यू, उस वेन्यू के, है ना, अंदर के लिए बोल रहे हैं। क्यों ऐसा बोला होगा ऑर्गेनाइजर ने? एजम्पशन 1, द ऑर्गेनाइजर्स वर कंसर्न अबाउट द स्टूडेंट। बहुत सीधी सी बात है कि स्टूडेंट सेफ्टी के लिए उन्होंने इस तरह से बात कही होगी कि हाँ भाई बच्चे सुरक्षित रहे, ठीक है ना, ये इनका एक कंसर्न रहा होगा एंड ये एक जेन्युइन सा रिलेट कर रहा है। सो दिस इज अ वैलिड एजम्पशन कि ये जो स्टेटमेंट का है हाँ रिलेट कर रहा है, इसलिए कहा गया होगा। एजम्पशन नंबर 2, लीविंग द वेन्यू कुड बी डेंजरस फॉर स्टूडेंट्स। अब देखो ये चीज जो हमने यहाँ पर लिखी है, इस चीज का जिक्र किसी भी तरह से सेंटेंस में हो नहीं रहा है, तो डायरेक्ट रिलेट भी नहीं कर पा रहा है कि डेंजरस है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं इन्होंने मेंशन किया ना हिंट दिया है, तो इसको हम इररिलेवेंट मानेंगे फॉर गिवन स्टेटमेंट, तो इसको एजम्पशन को वैलिड नहीं माना जाएगा। तो फाइनल आंसर शुड बी ओनली 1। अगेन बहुत इजी होते हैं और ये मार्क करके आना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपनों का ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।